सर फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है सर जहां पर एक होम करेंसी हो और एक फॉरेन करेंसी हो। सर उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है, वो जो एक्सचेंज रेट होता है दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर जहां पर हम एक होम करेंसी लेते हैं और एक फॉरेन करेंसी लेते हैं सर, ठीक है। जैसे $1 80 है, तो इट मीन्स सर डॉलर है फॉरेन करेंसी और रुपए है सर इंडियन करेंसी। दिस इज कॉल्ड एक होम करेंसी, एक फॉरेन करेंसी। उस टर्म्स में डिफाइन किया जाए दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर $1 80 है, इट मीन्स कि सर इंडिया वालों के लिए यूएस 80 टाइम्स महंगा है और यूएस वालों के लिए इंडिया 80 टाइम्स सस्ता है सर, ठीक है। इसके बाद सर एक्सचेंज रेट डिफाइन करने के दो तरीके हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले फ्लेक्सिबल समझते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो बोलता है सर, वेरी सिंपल क्रिस्टल क्लियर, ये बोलता है सर ये डिमांड की लाइन, ये सप्लाई की लाइन, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे सर, वहां से डिसाइड होता है कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा सर, ठीक है। यहां से डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट क्या होगा सर। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर हमारा डिसाइड होता है कि एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है सर। अगर मान लो डिमांड बढ़ती है तो सर एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर डिमांड कम होती है तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम बहुत अच्छे से प्रॉपर लिखे हैं सर। अगर डिमांड बढ़ती है एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, डिमांड बढ़ी, किसकी डिमांड बढ़ी, फॉरेन करेंसीज की, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका अगर रेट बढ़ता है तो सर हमारी होम करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। सर होम करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसका मतलब होम करेंसी की वैल्यू, इज्जत कम हो जाएगी सर, ठीक है। सर डिमांड कम हुई, किसकी, फॉरेन करेंसी की, एक्सचेंज रेट कम हुआ, इससे हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट वर्ड का मतलब होता है बढ़ना। सर $1 अगर 80 है और अगर $1 90 हो गया तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई। सर $1 70 हो गया तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। सर हमारी इज्जत बढ़ जाएगी सर, ठीक है। 80 से 70 में इज्जत बढ़ेगी, 80 से 90 में इज्जत हमारी कम हो जाएगी सर, ठीक। सेम इज द केस विद सप्लाई ऑल्सो। सर सप्लाई में भी हमने यही बात बोली, ये डिमांड की लाइन, ये सप्लाई की लाइन। सर ये जहां पर मिलते हैं वहां पर सर इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है सर। सर एक्सचेंज रेट, अब मान लो सप्लाई में चेंज करना है तो सर सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। सर इसका याद है अपन लिखे थे प्रॉपर ऐसे, सप्लाई बढ़ गई, एक्सचेंज रेट कम हो गया, होम करेंसी सर एप्रिशिएट। ये मैं आपको लिखवाया हूं, बकायदा प्रॉपर लिखवाया हूं सर, ठीक है। सर अगर सप्लाई कम हो गई, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, सर होम करेंसी डेप्रिशिएट। आई बात समझ। सर ये ध्यान रखना, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट आपके हाथ में नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट आपके हाथ में नहीं है सर। ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन सर डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डिमांड और सप्लाई के कारण होता है, ठीक है। इसलिए बार बार रिपीट किया, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू में आया हुआ है। सर देयर इज एन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन करेंसी एंड देयर इज डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। दोनों में डैश डैश देता है कि सर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसके कारण हो रहा है और सर डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन किसके कारण हो रहा है। तो अगर कोई बोलेगा सर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसके कारण हो रहा है, तो बोलना सर डिमांड और सप्लाई के कारण, ठीक है। आई मेरी बात समझ। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सर इसका जब भी क्वेश्चन आएगा सर, इसका जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सी बात है सर, डायग्राम बना के सोचना, कोई भी इसको ओरली मत सोचने चल जाना, फंस जाओगे। हो सकता है गलत थॉट प्रोसेस आया तो आंसर गलत टिक हो जाएगा, ज्यादा बेटर है डायग्राम बनाना। बोल देगा ना सर देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन होम करेंसी, तो चुपचाप कोई बात नहीं, आप डायग्राम बनाना, इंक्रीज करके देखना, इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा सर एक्सचेंज रेट बढ़ गया, उससे हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। डायग्राम बना के करना, फंसोगे नहीं। बिना डायग्राम बनाए करोगे, फंसने के बहुत स्कोप है सर इसमें। आई मेरी बात समझ, ठीक है। इसके बाद है सर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है सर, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए वहां पर एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम पे होता है सर। इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपको समझाया सर। इसमें अगला है सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है सर, वेरी सिंपल सर, इसके अंदर दो आते हैं सर, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, एक होता है ब्रिटेन वुड या एडजस्टेबल पैक सिस्टम। सर जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें हम दो वर्ड सीखते हैं सर, एक होता है डिवैल्यूएशन, एक होता है रीवैल्यूएशन।
सर डीवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी मतलब सर हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर रहे हैं। सर रीवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी मतलब सर हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सर नॉर्मली आज तक इंडिया में सर हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है, रीवैल्यू कभी नहीं किया सर। रीजन ये है हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसीलिए हमको रीवैल्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। डीवैल्यू करने से क्या हुआ? बाहर वाले लोगों को इंडिया सस्ता पड़ा। बाहर वाले लोगों को इंडिया सस्ता पड़ा। उसके कारण बाहर वाले लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट किए। इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट किए तो इंडिया का आउटपुट बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। इसीलिए हमने हमारी करेंसी को आज तक डीवैल्यू किया है, रीवैल्यू कभी नहीं किया सर। आई मेरी बात समझ? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं सर। इसके अंदर दो सिस्टम है, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक है ब्रिटेन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? वेरी सिंपल सर, जहां पर सर गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक चीज का, हर एक करेंसी का कितना गोल्ड के टर्म्स में होगा वो बताती है सर एक्सचेंज रेट। मतलब $1 2 ग्राम गोल्ड, 1 यूरो 3 ग्राम गोल्ड, 1 पाउंड 4 ग्राम गोल्ड। सर हर एक करेंसी का कितना गोल्ड होता है वो बताती है। दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। सर ये बहुत पहले से चलता था, बहुत पहले 1920s के पहले। फिर है ब्रिटेन वुड सिस्टम। ब्रिटेन वुड या एडजस्टेबल पैक सिस्टम। इसमें क्या करते हैं सर, हम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज चल रही है सब करेंसी को हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम बताते हैं सर $1 का कितना ग्राम गोल्ड होगा। फिर सर अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते तो हम चेंजेस कर सकते हैं, बट हमें परमिशन लगेगी आईएमएफ की। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? सर ये दो मेथड है, ये दो मेथड प्योरली याद करने वाले सर। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रिटेन वुड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यही आएगा, बट ऐसा नहीं है कि ये आया नहीं है, आता है। 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का लिखने को आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम या ब्रिटेन वुड सिस्टम। ठीक है। इसके बाद है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है सर? डर्टी फ्लोटिंग। ये कौन करता है? आरबीआई करती है। क्यों करती है सर? मार्केट में जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मार्केट में डॉलर की सप्लाई करती है। कैसे करती है? बाहर से खरीद के लाती है और मार्केट में डॉलर की सप्लाई करती है। उससे क्या होता है? मार्केट में जितने डॉलर की डिमांड है उतने डॉलर अवेलेबल हो जाते हैं। उससे क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, मार्केट में जो इन्फ्लेशन है डॉलर के रेट का, वो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। आई बात समझ? मैनेज फ्लोटिंग समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। अब ये वाले पॉइंट्स जो है ना सर, सर ये सब पॉइंट्स नए हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के डीमेरिट्स, ये पहले नहीं था, ये सिलेबस में इसी बार से ऐड हुआ है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को इसको एक बार पढ़ के जरूर जाना चाहिए। एक स्मार्टनेस रखना सर, फिक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ोगे तो फ्लेक्सिबल के जस्ट अपोजिट है। मतलब फिक्स का मेरिट फ्लेक्सिबल का डीमेरिट्स है, फिक्स का डीमेरिट्स फ्लेक्सिबल का मेरिट्स है। तो एक जगह आपने ढंग से प्रॉपर पढ़ा तो दूसरी जगह आप उसको कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो सर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मेरिट्स में देखो, सबसे पहला दिया हुआ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो सर हमें पता होता है कि डॉलर का क्या रेट है। उसके कारण क्या होता है? हमें पता होता है कि हम किस टाइप से पॉलिसी बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैसे पॉलिसी बनाएंगे। हमें पता होता है कि हमें जिंदगी भर कितना पेमेंट करना पड़ेगा सर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगला है मार्केट स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में, क्यों? क्योंकि सर प्राइस ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो ना ही इन्फ्लेशन आएगा ना डिफ्लेशन आएगा। अगला देखो सर, चेक ऑन इन्फ्लेशन, वही पॉइंट है सर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कभी नहीं आएगा। अगला है डिवैल्यूएशन। इससे क्या होता है सर, अगर एक्सचेंज रेट फिक्स होना तो सर हम हमारी करेंसी को डिवैल्यू भी कर सकते हैं। क्यों? हमें एक ही रेट रखना है, चेंज नहीं करना है। सर हुआ इंडिया के साथ यही, हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यू किया। डिवैल्यू करने के बाद हुआ ये कि सर मार्केट के बेसिस में एक्सचेंज रेट डिसाइड होना चालू हुआ, तो हमारी जो करेंसी डिवैल्यू हुई वो इतनी बुरी डिवैल्यू हो गई कि अब तो 80-82 रुपीज डॉलर तक पहुंच चुका है। उसके बाद है सर ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। सर इंटरनेशनल मार्केट ग्रो करेगा, क्यों? सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो कोई भी कंट्री जब किसी के साथ ट्रेड करेगी तो उसको पता होगा कि हमें कितने डॉलर्स पे करना है और किस तरीके से कितना पैसा हमें पे करने की जरूरत पड़ेगी सर। फिक्स का ये फायदा है सर। सर इसके डीमेरिट्स है सर, देखो स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट। सर फिक्स्ड होने से क्या होता है सर, एक बार जो चीज फिक्स हो गई फिर वो चेंज नहीं होती। होता ही है सर, अब मान लो कोई ज्यादा पैसा कमा भी लिया तो भी उसका एक्सचेंज रेट उतना ही रहेगा, तो वो आदमी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगला देखो,
फिक्स एक्सचेंज रेट में नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट। सर जरूरी नहीं है आपने जो फिक्स एक्सचेंज रेट निकाला होगा वो डिमांड सप्लाई के बेसिस में निकाला होगा या कोई इक्विलिब्रियम रेट हो सकता है आप अपने मन या अपनी इकोनॉमी उस बेसिस में निकाल लियो। हो सकता है सर आपकी इकोनॉमी शुरुआत में बहुत स्ट्रांग हो, बाद में आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई तो आपने शुरुआत में अपना एक्सचेंज रेट ज्यादा रखा, ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर आप ही का एक्सचेंज रेट ज्यादा रहेगा सर। अगला देखो सर, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर एक्सचेंज रेट ज्यादा जहां का होगा ना सर, वो कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करने में मजा आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम $1 ₹80 बोलते हैं और 1 पाउंड चल रहा है 110। तो सर सिंपल सी बात है सर, यूरोप को ज्यादा अच्छा लगेगा इंडिया में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनको 110 टाइम्स फायदा है सर एज कंपेयर टू डॉलर। बहुत फर्क पड़ता है सर इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक, क्योंकि हम वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें बेनिफिट ज्यादा दिखता है। रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, सर इस पे भी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ेगा सर, होता ये एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। अब फिक्स होने के कारण क्या होता है, जिस कंट्री के पास बेनिफिट है वो इस चीज का फायदा उठाती है और सबसे ज्यादा ट्रेड करती है, ज्यादा पैसे कमाती है। जिनका एक्सचेंज रेट कम है, वीक है, उसको होता क्या है सर, उसका फॉरेक्स दिन पे दिन कम होते जाता है, क्योंकि वो जब बाहर वाली कंट्री से ट्रेड करता है तो उसके पास से फॉरेन रिजर्व ज्यादा जाते हैं सर। अगला है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वो लोग हैं सर जो लोग इंडियन मार्केट में आके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं और सर बहुत लमसम पैसा लगाते हैं स्टार्टअप वगैरह में। ये लोग वो लोग होते हैं सर वेंचर कैपिटल, लमसम बड़े बड़े बिजनेस में पैसा देते हैं आपको, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ ऐसे लेवल पे पैसा देंगे सर वेंचर कैपिटल। ये लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको लगेगा सर हमारा तो एक्सचेंज रेट फिक्स है, मतलब हमें जिंदगी भर इतना ही पैसा मिलेगा। तो क्या मतलब, अभी वेंचर कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर आज $80 है और आज 80 में इन्वेस्ट करेंगे तो कल के दिन डॉलर का रेट 82 होना ही है सर। अगर डॉलर का रेट 82 होना ही है तो सर हमें तो कल के दिन ₹2 के हिसाब से फायदा हो गई। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। अगला देखो सर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सर इसका मेरिट्स मैंने आपको बताया सर, किसका डिमेरिट्स है, फिक्स का। तो सर देखो, लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स नॉट रिक्वायर्ड, देखो ना यहाँ पर था रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, इसीलिए बता रहा हूं सर। एक जगह अगर आपने ढंग से प्रॉपर पढ़ा तो दूसरी जगह आप उसको आराम से अपोजिट कर सकते हो। एक जगह जब आप रेगुलर पढ़ोगे ना घर बैठ के, एक जगह आराम से पेशेंस रख के समझना सर। ये टॉपिक ऐसा है ही नहीं कि आप हड़बड़ा के भगो, ये टॉपिक नया है, इससे पहले था ही नहीं है सिलेबस में। जब था ही नहीं, ये नया आया है, तो सर अगर आप इसको प्रॉपर पहली बार में ढंग से बैठ के नहीं पढ़ोगे, नहीं लिख पाओगे इसको एग्जाम में। क्योंकि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का डिफरेंसेस लिखना है, मैरिज जी मैरिज लिखना है, छोटी बात नहीं है सर। ये नए टॉपिक्स है, आपको फॉरेक्स के बारे में कितना पता है जो आप ये लिख पाओगे सर। तो इसीलिए जब भी इसको पढ़ने बैठोगे तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से प्रॉपर एक बार अंदर की रीडिंग करना, नहीं तो लिख नहीं पाओगे पॉइंट्स। अब एक बात हमेशा के लिए बैठा लो दिमाग में, कभी भी हेडिंग चेंज नहीं करना। आपको अंदर कुछ लिखना है आपकी चॉइस, बट सर हेडिंग कभी चेंज नहीं करना। और एक चीज हमेशा आदत डाल लो, अगर हम हेडिंग लिखते हैं, दिस इज स्मार्टनेस, अगर हम हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग के बाद जो शुरू की 1-2 लाइन है ना, वो उस पॉइंट से कनेक्ट करनी चाहिए, अच्छा रिप्रेजेंट करता है। 2 लाइन बाद अगर आप कुछ थोड़ा बहुत आए बाय लिखते भी हो ना, तो भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जैसे मैं आपको देखो आपको बताता हूँ सर, अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। अब अगर मेरे को यही पॉइंट लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट द मार्केट इज हाईली अनसर्टन बिकॉज द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने क्या गलत लिखा, ना कुछ गलत बोला ना कुछ गलत लिखा। अब इसका फायदा ये है, शुरुआत की 2 लाइन पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है कि बाद की 2 लाइन अगर आप फेंके भी होगा ना मन से, तो भी आपको एग्जामिनर मार्क्स देता है। दिस इज द स्मार्टनेस, ये बोर्ड्स के लिए सीखो सर। शुरू की 2 लाइन कभी भी अच्छी लिखना, क्योंकि उसको भी आपका पूरा पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है सर, उसको भी बहुत सारे पेपर्स चेक करना है। तो आप उसको शुरू का 2 लाइन बेस्ट दिखाओगे ना, तो वो आगे टिक कर करके आगे बढ़ेगा। आप शुरू की 2 लाइन बकवास लिखोगे ना, तो वो ये चीज समझ जाएगा सर, बच्चा हेडिंग हेडिंग रट के आ गया, अंदर का उसको कुछ भी नहीं समझ आता। कभी भी वेरी स्मार्ट, यही टैलेंट डेवलप करना है, यही टैलेंट सीखना है कि सर कभी भी जो सेंटेंस दिए रहते हैं, वर्ड्स दिए रहते हैं, उससे कनेक्ट करके लिखना सीखो। यही सीख गए, बेहतरीन है सर। देखो, अ स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी नॉट पॉसिबल, यही लिखा हुआ पॉइंट। अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना। In case of a flexible exchange rate system, monetary policy cannot be set as a stable as due to demand and supply, foreign exchange rate changes continuously. हमें से क्या गलत बोला, परफेक्टली बोला। इसका फायदा ये है कि सर वो मार्क्स मेरे को देगा, क्योंकि हम बात तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कर रहे हैं ना, वो तो डिमांड सप्लाई से वैसे भी चेंज होता है। आ रही बात समझ।
चार्ट की 2 लाइन बहुत मैटर करती है। यही एक खास बात है सर, जिन लोगों का 90, 95 या 100 तक जा रहे हैं, यही टैलेंट डेवलप करना होता है, यही चीज तो सिखानी होती है। इसी के लिए तो जो बैच बोल रहा था, वो जो बैच बनेगी नवंबर में, वो यही है, यही सिखाना है मेरे को कि आप कैसे लिखोगे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। हो गया, रट लिए, जितना पढ़ना था एग्जाम दे दिए, रट लिए, पढ़ लिए, सब कर लिए, बट जब तक राइटिंग स्किल्स नहीं आएगी कोई सेंस ही नहीं है। आप पढ़ते रहो, आप 80, 85 में रुक जाओगे सर, रुक जाओगे, जबकि आपको भी पता है आपने जिस लेवल पे मेहनत की है, हो सकता है वो 90 या 90 प्लस की हो। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का आर्ट, दैट मैटर्स अ लॉट। देखो इस इंस्टीट्यूट में मेरे को इतना पता है, बीएसटी में 100 आया है और इकोनॉमिक्स में 99 आया है। जब यहीं के बच्चों का आया है तो ये पॉसिबल है आप लोग में से भी आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई टीचर बदल गया था, यही टीचर पढ़ा रहा था, यही चीजें पढ़ा रहा था। बस लिखने का आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। ये सीख गए, गारंटीड बहुत अच्छे मार्क्स है। हो सकता है कई बार तो आपको कुछ चीजें ना भी आए तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे सर, क्योंकि अगर लिखने का आर्ट है तो मार्क्स बड़े अच्छे मिलेंगे। बहुत मैटर करता है सर, इस पे मेहनत करो ज्यादा अब, ठीक है? क्योंकि जितना पढ़ना था ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो हाफ ईयरली के, ना भी पढ़े हो तो अब पढ़ के लिखने की आदत डालो। लिखना इज एन आर्ट, जितना अच्छा लिखोगे सर उतने अच्छे मार्क्स है, ठीक है? उसके बाद इधर ध्यान दो, उसके बाद इधर ध्यान दो, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। सर हमें फॉरेन करेंसी कब कब चाहिए, डिमांड की बात हो रही है सर, सप्लाई नहीं, डिमांड की बात, हमें कब कब चाहिए? सर हमने बाहर से लोन लिया होगा उसको रिपे करने के लिए, सर मेरे को इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, सर मैंने कोई इंपोर्ट किया है तो मेरे को किसी को पेमेंट करना है, सर मैं बाहर जाके कुछ खरीदता हूं, सर मैं बाहर वालों को ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, भीख देता हूं, सर पेमेंट ऑफ इनकम, बाहर से कोई चीज मैंने मशीन वगैरह रेंट पे लाई है, उनको रेंटल इनकम पे करता हूं, सर मेरे को अगर डॉलर्स में स्पेकुलेशन खेलना है, सट्टा खेलना है, तो ये सब चीजों के लिए मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। अब ये जितने भी पॉइंट है सर, यहां पर सप्लाई के केस में क्या करोगे, सबको अपोजिट कर देना, एग्जैक्ट अपोजिट कर देना। देखो सर यहां इंपोर्ट है तो यहां एक्सपोर्ट है, मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं सर, कहां आप अपना टाइम सेव करोगे सर, क्योंकि आप समझो घर में बैठने बुक खोल के बैठोगे ना सर, तो आप आधा चकरा दोगे इस चैप्टर में। अरे यार इतना सारा मैरिट्स डिमेरिट्स, मैरिज डिमेरिट्स, क्या क्या पढ़ू क्या नहीं पढ़ू, कहीं डिमांड कहीं सप्लाई। स्मार्ट बनो सर, एक जगह अगर आप प्रॉपर पढ़ते हो दूसरी जगह समझ के भी आगे बढ़ सकते हो। एक के पॉइंट याद है दूसरे को अपोजिट कर देना, वैसे ही हो जाएगा। देखो सर अभी क्या हो रहा था, मैं रिपे करने के लिए मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए थी, अब मेरे पास सप्लाई है, मतलब मेरे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, तो सर मैंने किसी को लोन दिया होगा तब तो कोई मेरे को पैसा दे रहा है। देखो सर ये देखो, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर वाले लोग मेरे से लोन लिए, अब मेरे को पैसा दे रहे हैं। दूसरा देखो सर, इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं बाहर इन्वेस्ट कर रहा था, अब बाहर वाले भी यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तब तो मेरे पास पैसा आएगा सर, समझ रहे हो ना? ये देखो सर, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर ऊपर के पॉइंट्स अपोजिट है। बी स्मार्ट, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि आप समझो पढ़ने का बल्कि है, पढ़ने का बल्कि है सर। 8 चैप्टर इंडियन और 12 चैप्टर ये, 20 चैप्टर है सर। इन 20 चैप्टर को पढ़ना है तो यू नीड टू बी स्मार्ट। ये मत समझो सर 20 चैप्टर है तो आराम से हो जाएगा, बहुत टाइम है सर। आखिरी दिन वो 3 घंटे 20 चैप्टर याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसकी तैयारी करो, नॉट अभी की तैयारी। अभी तो एक एक चैप्टर करके पढ़ोगे, कैसे भूलोगे सर? आपको आखिरी दिन के लिए तैयारी करना है कि आखिरी दिन वो 3 घंटा 20 चैप्टर कैसे याद रहेंगे। तो ये चीज आपकी स्मार्टनेस है, यही चीज आपको डेवलप करना है, इसी के लिए मेहनत करना है, ठीक है? प्लीज इधर ध्यान दो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है सर? जहां पर हम नेशनल करेंसीज, डिफरेंट कंट्री की करेंसीज पे डीलिंग करते हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सर इसके 3 फंक्शन होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर? जहां पर हम एक जगह से दूसरी जगह करेंसी को ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है सर? जहां पर डॉलर के टर्म्स में मैं लोन लेता हूं, क्रेडिट फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या होता है? जिस चीज का डर उस चीज से फायदा उठाता हूं। सर ये इन लोग लड़ लिए, इजराइल और हमस लड़ लिए, ये गारंटीड है डॉलर का रेट बढ़ने वाला सर, आंख बंद करके डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर का रेट बढ़ेगा, मैं डॉलर खरीद लूंगा सर। हेजिंग फंक्शन, जिस चीज का डर उस चीज से फायदा उठाना। समझ आई 3 बात? समझ आया सर? 2 टाइप के मार्केट है, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। आप यूएस गए,
या दुबई गए और जाके वहां जाके आईफोन खरीदे सर, डॉलर या दिरहम लेके, दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। वही के वही उनकी करेंसी दिए, फोन लिए सर, दैट इज स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है सर? जहां पर इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता है सर, जहां इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता है। याद है मैं इसका एग्जांपल भी दिया था, हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हम उसको तुरंत पेमेंट नहीं करते, हम बोलते हैं रुक भाई तू पहले गुड्स तो भेज, वो बोलता है नहीं तू पहले पैसा भेज। तो फिर मैंने आपको बताया था सर, हम क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराते हैं अपने बैंक से। हम अपने बैंक को बोलते हैं सामने वाले को लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे। हम क्या करते हैं, अपने बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करने के बाद हम हमारे बैंक को बोलते हैं जैसे ही मेरे पास गुड्स आएगा तू वैसे के वैसे ही पेमेंट कर देना। फॉरवर्ड रेट सर, हमें 2 से 3 महीने बाद पेमेंट करना होता है, तो सर 2 से 3 महीने बाद डर लग रहा है सर डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, बैंक वाले के पास जाके आज ही बोलते हैं बता मेरे को 3 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होने वाला है। तो बैंक वाला आज के डॉलर के रेट पे इन्फ्लेशन वगैरह सब चीजों का एडजस्टमेंट करता है, और एडजस्टमेंट करने के बाद आपको बताता है 3 महीने बाद का डॉलर रेट क्या होने वाला है। दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रेट। समझ आया? फॉरवर्ड मार्केट ये रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाया सर। ये सबको समझ आया, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ?